नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग अभी घटना चक्र 2023 का अध्ययन कर रहे हैं और साथियों बीपीएससी 69 जो कि सितंबर में होने वाला है। साथियों, इन सभी को ध्यान में रखकर साथियों हम बीपीएससी का ये घटना चक्र आप सभी के सामने रख रहे हैं ताकि आप सभी को कुछ मदद मिल सके। साथियों, इसमें साथियों आप सभी को पता होगा कि लगभग 1992 से लेकर साथियों 2022 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक बीपीएससी में, उन सारे प्रश्नों का इसमें हल दिया गया है साथियों, और तथ्यों भी बताए गए हैं। तो आप सभी के लिए जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर साथियों बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा भी आप देने वाले हों, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत विस्तार से सब कुछ समझाया गया साथियों, और यकीन मानिए जो भी स्टूडेंट अगर पूरी तरह से भी बीपीएससी का सिलेबस नहीं किए हैं, बिहार दरोगा का सिलेबस नहीं किए हैं, फिर भी वो बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं साथियों। विद प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद किए हैं ऐसा। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस चीज़ को यकीन मानिए, और ये पूर्वावलोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर के भी सुनेंगे तो वो पूर्वावलोकन को पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में रुकेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना है, वरना सब्सक्राइब नहीं करना साथियों, लेकिन क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे। और साथियों यकीन आप सभी को बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है साथियों, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही साथियों बिहार दरोगा के लिए भी इस चैनल पे आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार दरोगा भरने वाले हैं, उन सभी के लिए बिहार दरोगा के भी इस पे क्लासेस आने वाला है साथियों। ठीक है, तो साथियों यकीन मानिए यहाँ पे बहुत कुछ आप सभी को मिलने वाला है, बस चैनल से बने रहें। साथियों, आज हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ उसमें प्रश्न था जो कि बच गया था साथियों, उसका आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका पिछले क्लास में यहीं तक हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन कुछ बच गए थे। तो साथियों आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत कि कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। साथियों यह प्रश्न सभी को लगभग पता होगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि क्या होते हैं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो साथियों प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इसे पढ़ने का श्रेय मेसम और प्रिंसेप नॉरिस लेसेंस और कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। तो आपसे पूछा जाए साथियों कि इस खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो याद रखेंगे इन विद्वानों को। इसमें आपको जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसको आप टिक लगा देंगे। साथियों यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे कह रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के जो धम्म थे उनका मूल संदेश था क्या था साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी ऑप्शन नंबर ई होता है तो हम तथ्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों तथ्यों को समझिएगा, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। साथियों अशोक के जो धम्म थे, धम्म का मतलब होता है धर्म। साथियों अशोक के जो धम्म थे एक नैतिक अहिंसता थी, और अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के मध्य से संदेश देता है। क्या संदेश देता है कि अपा सिन्वे बहुकायने दया दान। मतलब साथियों वह दया की ओर, आपको पता होगा कि जब साथियों क्या होता है वह कलिंग का युद्ध लड़ने जाता है अशोक, तो उस समय उसमें बहुत ही ज़्यादा वहाँ का विनाश, इतना ज़्यादा विनाशकारी युद्ध देखता है कि उसके मन में दया भावना प्रकट होने लगता है उस समय से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सच्चे सोचते मायदे सातवें च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना
और सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा जो है वह बड़े का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है साथियों। तो इसे याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि अशोक के जो व्यक्तित्व में, जो उसकी विचारधारा में अचानक परिवर्तन कब आए थे। तो याद रखिएगा साथियों, कलिंग के युद्ध के बाद उसके विचार में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। साथियों, कलिंग का जो युद्ध था वो बहुत ही विनाशकारी युद्ध था और इससे खुद अशोक सम्राट जो थे वह भी तस्त रह जाते हैं, वह भी कहीं ना कहीं अचंभ रह जाते हैं साथियों, और उन्हें बहुत ही इस युद्ध के बाद पीड़ा होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं साथियों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भ्राभु स्तंभ। ठीक है साथियों, भ्राभु स्तंभ कहाँ है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। भ्राभु जो वैराट जिसे कहते हैं, भ्राभु स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आपसे पूछा जा सकता है कि साथियों भ्राभु स्तंभ कहाँ है, या फिर साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि भ्राभु स्तंभ में अशोक ने अपने आप को किस चीज़ से बताया है। आपके सामने ऑप्शन अलग अलग दे दिया जाएगा, तो याद रखेंगे वो अपने आप को सम्राट के पद बताते हैं। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित कराता है, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताया करें। आप सभी का कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है साथियों, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि सेशन कैसा लग रहा है। क्या हम आपके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं आप सभी को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या फिर कुछ और लेकर आना चाहिए हमें। आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करें। चलिए, कहता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। साथियों जो उसके शिलालेख थे अशोक के, उसमें किस नाम से जाने जाते, क्या वो चक्रवर्ती के नाम से, प्रियदर्शी, या फिर धर्मकृति, या फिर धर्मदेव, किस नाम से जाने जाते थे साथियों। तो आप लोग ज़रा बताइएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा साथियों, अगर अशोक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानपंथी, देवाना, प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, जिसका मतलब होता है, ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। साथियों पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, तो यह भी याद रखेंगे अशोक के बारे में, ये सभी कथन आप लोग याद रखेंगे। साथियों आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, राजनीतियाँ पर प्रकाश डाली गई है साथियों, याद रखेंगे। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है साथियों, वह अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत ही क्या है साथियों, बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों यह जो ऐतिहासिक ग्रंथ, इस ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु साथियों क्या है, तो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, यह याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा यह एक राजनीतिक शास्त्र है साथियों, एक अद्वितीय ग्रंथ है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले समय में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। साथियों कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो 100% साथियों इसमें से क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि साथियों वो आर्थिक संबंधों को भी दर्शाते हैं और शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास को भी बताते हैं, विदेश नीति को भी बताते हैं और धन संचयन की भी बताते हैं। अर्थशास्त्र इनका नाम है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का मतलब साथियों कुछ राज्य उस देश का सिर्फ धन के बारे में ही बात की गई है, ऐसा नहीं है। इसमें राजनीति के बारे में बात की गई है, आर्थिक संबंध के बारे में बात की गई है, शासन काल के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए कहता है साथियों, और कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं,
इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के सिद्धांत और अभ्यासों की पुस्तक है। इनमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेशी नीति की व्याख्या करता है। ठीक है, इस मंडल सिद्धांत में साथियों जब आप पढ़ेंगे तो 12 मंडल बताए गए हैं। इस 12 मंडलों के अंतर्गत राजा का क्या कर्तव्य होगा और राजा किस प्रकार से विदेशों के साथ संबंध बनाएंगे, ये सब बताए गए हैं। हम विस्तार से पढ़ाएंगे जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे। साथियों, विदेश नीति की व्याख्या करता है और इसके अलावा इसने सप्ततंग सिद्धांत में साथियों याद रखेंगे 7 सिद्धांतों की बात की जाती है। वो 7 सिद्धांत आपके सामने इस प्रकार है। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र साथियों, यह सप्ततंग सिद्धांत है। आपसे पूछा अगर जाए तो याद रखिएगा साथियों, यह सप्ततंग सिद्धांत जो कौटिल्य का है, यह प्राचीन विद्वान साथियों मनु जो थे उनके सिद्धांत पर मिलता है। तो यह भी आप ये लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी क्या है साथियों, तो विस्तृत जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साथियों कि जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह सिर्फ आर्थिक पुस्तक नहीं है, वो राजनीतिक है, सामाजिक है, सब कुछ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। साथियों, मेगास्थनीज की जो भारतीय समाज की श्रेणी थी वह आप कह सकते हैं कि वह लगभग साथियों 7 भागों में विभाजित करता है। चलिए देख लेते हैं इसे भी हम लोग। तो साथियों, जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, वह आपके सामने इस प्रकार है। पहला है साथियों दार्शनिक, कृषक और पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। साथियों, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने की उल्लेख नहीं करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, फंसाया जा सकता है कि क्या मेगास्थनीज अपने पुस्तक में दास प्रथा का उल्लेख करता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा अथवा कह सकते हैं साथियों उसके अलग कार्य करने का भी आज़ादी नहीं था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है आपका, वह है साथियों मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वो कहाँ किया गया है साथियों, तो याद रखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। उसके पश्चात कह रहा साथियों कि पेरिपल्स ऑफ द इंथ्रियल्स सी किसने लिखी है। साथियों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो रहा है, और ऑप्शन नंबर ई हो रहा है तो हम लोगों को क्या समझना होगा, कथन को समझना होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, पेरिपल्स ऑफ द इरीथन सी क्या है साथियों, तो एक ग्रीको रोमन पेपिल्स है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। साथियों, इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नामिक ने क्या किया था साथियों, लिखा था, और इसने भारत के यातान तथा निर्यात की क्या की थी, आयात और निर्यात की क्या की थी साथियों, तो जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे साथियों यह किसकी पुस्तक है, तो अनाम नाविक की है। अनाम नाविक की नाम क्या है, तो नाम याद रखेंगे साथियों मॉन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, शायद अगर हिंदी में नाम याद हो तो थोड़ा हिंदी में टफ है। साथियों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है वह कौन है, तो साथियों याद रखेंगे आपका इंडिका है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे।
पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। वह नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है साथियों, तो एस्टिनोमोई कहता है। क्या कहता है? एस्टिनोमोई कहता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सिर्फ उतना ही हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए कि मेगास्थनीज कब भारत आया, कब भारत गया और किसके शासनकाल में आया। अधिकतर आप लोग देखते होंगे, हम भी देखते रहे हैं कि यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना ही में अब कंपटीशन सीमित नहीं रह गया है। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो यह प्रश्न आप सभी को पता होगा और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सभी को पता ही होगा। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी और साथियों किंतु विकल्प में उदयन नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को सही करना पड़ा। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापारिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। मतलब इसमें से किसने, पूछ रहा है कि व्यापक मंत्र मतलब अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। वह पुष्यमित्र थे या फिर साथियों मेनांडर थे या फिर और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। और कौन है साथियों, या फिर आप बिना कह सकते हैं बिना कदफिसेस या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। साथियों, आपके समक्ष इस प्रकार से प्रश्न ऑप्शन नंबर सी बिना कदफिसेस हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो साथियों, कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं और साथ में आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आगे हम लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो तरह तरह की चीज़ों को वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली वह था साथियों कुषाणों के समय में। कब था? कुषाणों के समय में जो कला की गंधार शैली थी वह अधिक मात्रा में क्या हुआ था? विकास किया था। चलिए बात करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियाँ का विकास हुआ था। पहला था साथियों गंधार शैली, जो आपको पढ़ना होगा साथियों जब आप मेंस देंगे, जब आप कला और संस्कृति को पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ना होगा। मथुरा शैली, इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था और गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। यह भी आप सभी को याद रखना है। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? साथियों, इसका सही आंसर कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा, याद रखेंगे। साथियों, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, याद रखिएगा। और इसी की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वसुमित्र ने की थी, यह भी याद रखेंगे साथियों। और उसके पश्चात है अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे और इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का समन्वय विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर क्या किया गया तो भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है कि इसी समय बौद्ध धर्म
हीनयान एवं महायान क्या होता है साथियों, दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। तो यह चीज़ को याद रखेंगे। कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो याद रखेंगे शुंग वंश के बाद साथियों आपका कौन करता है, तो कण्वन वंश करता है साथियों, या फिर कण्वा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। लेकिन अधिक मात्रा में आपको बुक में कण्वन वंश देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा क्या गया था साथियों, मार डाला गया था, ठीक है। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह था कण्वन या कण्वान्य नाम से जाना जाता था, और शुंगों के सम्मान यह भी क्या था साथियों, तो ब्राह्मण वंश था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, क्या वह गिरंगार के स्तंभ के लेख का साथ है, या फिर साथियों और हम लोग देख लेते हैं क्या वह जूनागढ़ स्तंभ के लेख के साथ है, हाथी गुफा लेख के साथ है, सारनाथ के है। साथियों हाथी गुफा लेख के साथ इसका संबंध है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। तो कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, तो याद रखिएगा, यह पहला टॉपिक है आपका, समझ लीजिएगा। उसके पश्चात कह रहा है कि उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक क्या हुआ साथियों, एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। तो इतना डिटेल आप लोग याद रखेंगे। इनमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटना का क्रमबद्ध विवरण मिलता है साथियों, और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है साथियों, याद रखेंगे। उसके पश्चात है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। साथियों इसका सही आंसर आपका गुप्त काल हो जाएगा, याद रखेंगे। क्यों हो जाएगा समझते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए हैं, ठीक है। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया और या तो साथियों वहाँ के आवासन में पर्याप्त विखंडन हुए थे। साथियों पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। उसके पश्चात है कि मथुरा जैसा साथियों महत्वपूर्ण नगर एक क्या हुआ था, तो कुम्भलहार, सोनपुर और सोहगोड़ा, और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हाथ के ही प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में साथियों उत्तरी भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई कहा जा रहा है। तो साथियों थोड़ा तथ्यों को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में बंदरगाह में त्रामलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा था, तो नाम याद रखेंगे, त्रामलिप्ति, ठीक है। यह प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ क्या था साथियों, तो व्यापार का संबंध था, आवागमन होता था। वहीं पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे भटौज, ठीक है साथियों, भटौज नाम याद रखेंगे, यह थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है जहां से पश्चिम देश के साथ समुद्री व्यापार होता था, और इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यह याद रखेंगे, आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस शासक वंश ने साथियों मजदूरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, क्या वह गुप्त वंश थे,
पाल वंश थे या फिर साथियों कोई और थे, देख लेते हैं हम लोग। क्या वह राष्ट्रकूट थे या फिर प्रतिहार थे? साथियों वह गुप्त वंश हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए ध्यान में इसको रखेंगे आप लोग। साथियों गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या किए? तो ग्राम अनुदान में दिए थे, याद रखेंगे। गुप्त लेखकों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय, साथियों आय भी क्या होता था? तो गृहणीता को सौंप दी जाती थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि दर की क्या थी साथियों? तो याद रखेंगे ये जो भूमि राजस्व की जो दर थी, दर का मतलब आप समझ सकते हैं, उसका क्या था साथियों? तो उपज का 6ठा भाग देना होता था, ठीक है। मतलब मानकर चलिए एक भूमि है, मतलब मानकर चलिए 2 कट्ठे की भूमि है, ठीक है। इस भूमि के अंतर्गत जो भी उस सीजन में उपज होगी उसका 6ठा भाग देना होता था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। साथियों गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, मतलब राज्य के भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो पाषाण होता था। साथियों गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है? तो ऊर्ध्वंग तथा भागकर कहा गया है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन नाम को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए साथियों भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? साथियों भागवत संप्रदाय के जो विकास में थी वह किसकी थी? तो गुप्त वंश की थी अधिक देन, याद रखेंगे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ है, याद रखेंगे। गुप्त नरेश वैष्णव मनायूनानी थे साथियों, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था और अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। विष्णु का वाहन साथियों गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। तो यह आपको दूसरा क्या मिल गया साथियों? दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलिए इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य क्या होता है साथियों? सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है। साथियों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले कहा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। साथियों आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय होते हैं। यह कथन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? साथियों यह प्रश्न आपको शायद पता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई दिया गया है और आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे भी ई रहता है वहाँ पे हम तथ्यों की अधिक बात करते हैं, तथ्यों पे फोकस करते हैं। तो चलिए तथ्यों की ओर समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। साथियों यहाँ पे कहा जा रहा है, आप ध्यान देंगे कि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, ठीक है। यह काशी के रहने वाले थे और इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शोषक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे साथियों और यह शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। साथियों सोमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कपिपुत्र के साथ याद किया था। साथ में इस प्रकार गुप्त काल के में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यह प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा क्या है साथियों? तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ने प्रमाणिक उत्तर
उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ कब होता है साथियों, तो 275 ईसा पूर्व, ठीक है, 275 सॉरी साथियों 275 ईस्वी में होता है। एडी का मतलब ईस्वी और बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है, ठीक है। तो साथियों याद रखेंगे। और प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्य काल कब होते हैं साथियों, तो 600 बीसी से होते हैं, 1500 बीसी, ठीक है, करीब 1000 वर्ष बाद साथियों। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, इस प्रकार से याद रखेंगे। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस कथन को सही माना गया है, ऑप्शन नंबर ए को, सुश्रुत को। तो साथियों इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेंगे, चीज़ को समझेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर कोई भी आयोग हो, तो थोड़ा सा ऐसा कोई आयोग नहीं कि जहाँ पे हर सीजन में कुछ प्रश्न गलती नहीं होते हैं। तो आप सब ये चीज़ों को याद रखेंगे, समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, कल के सेशन में हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सेशन कैसा लग रहा है इतना कम से कम बताया करें, ताकि हमें आप सभी का यह कहीं ना कहीं एक हमें मोटिवेशन मिल सके। साथियों कैसा लग रहा है, ख़राब लग रहा है वो बताएं, तो हम अपने चीज़ों को बदलाव कर सकें। अच्छा लग रहा है तो बताएं, ताकि हमें हौसला मिले, हम और आगे आपके लिए बेहतर बेहतर चीज़ लाते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों कि यह आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने से हर चीज़ डिस्कस हो पाएगा, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन चीज़ों को से हम भी रूबरू रहेंगे, तो आपको चीज़ अवेलेबल ज़्यादा करवा पाएंगे। और बिहार दरोगा के लिए नया बैच आ रहा है, जो भी साथी बिहार दरोगा करने वाले हैं चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर रखें। जय हिंद, जय भारत।